अध्याय 2 सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। नॉर्मन विसेंट पीले। हम बचपन में जो भी नजरिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नजरिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजर्बे के मेल से आपका नजरिया सकारात्मक बन गया है तो हम वाकई खुशकिस्मत हैं। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन गया हो तो क्या हम उससे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ। क्या ऐसा करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये करने लायक है? यकीनन। हम सकारात्मक नजरिया कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं? इसके लिए हमको सकारात्मक नजरिया बनाने के उसूलों से वाकिफ होना होगा। सकारात्मक नजरिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। इन उसूलों को अमल में लाने के लिए अनुशासित तथा निष्ठ होना होगा। हमें जैसा भी माहौल, शिक्षा और तजर्बा मिला हो, पर बड़े होने के बाद हमारे नजरिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद हम। हमें अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हर सुबह हम अपना नजरिया खुद चुनें। नकारात्मक नजरिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आज़ाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर मुख्य धारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की एक मुकम्मल तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीजों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। नजरिया बदलने के 8 कदम। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो हमको सावधानीपूर्वक ये कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम, अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। हमें अच्छी चीजों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके होते हैं और इसीलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। सोने की तलाश में। एंड्रू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपये इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर न दिखाई दे रही हो। ऐसी हालत में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें किस चीज की तलाश है? सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं। कुछ लोग हर चीज में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक हैं। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वे हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई न कोई नुक्स ढूंढ ही निकालेंगे। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते और यह बताते फिरते हैं कि चीजें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है। ये लोग ताकत को चूसने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचेंगे और यह सब करने का उनके पास केवल एक बहाना रहता है कि वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा देते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हों। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीमबोट की आविष्कार की। हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और शक की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि वह बोट कभी चालू नहीं होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह कभी चालू नहीं होगी, वही लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी नहीं रुकेगी। ये भी क्या नजरिया है। एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को ये काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तलों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी। तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के ये लक्षण होते हैं। जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे ये सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर बीतता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। ये सुन लेने पर कि किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं हैं, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयां पैदा करने के लिए चमकता है। वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। चेतावनी: अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं है कि कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। आशावादी बनिए। कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? नीचे लिखी लाइनों में ये बात बहुत अच्छी तरह बताई गई है। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग न कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज के केवल उजले पहलू को देखें। केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें। केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज्यादा बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए आगे बढ़ें।
हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही न बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। दूसरा कदम, हर काम फौरन करने की आदत डालें। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया कुछ न कर हार कर। जेम्स अल्बरी। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टालमटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टालमटोल की आदत की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टालमटोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है, जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं, तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, यह वैसी ही बात है जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है, मैं बड़ा होने पर फलां काम करूंगा, जिससे मुझे खुशियां मिलेंगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है, मैं खुशियां पाने के लिए फलां काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूंगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है कि उसे खुशियां पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेंगी। पहली नौकरी मिलने के बाद वह कहता है कि उसे खुशियां शादी हो जाने पर मिलेंगी। शादी हो जाने पर वह कहता है कि उसे खुशियां तब मिलेंगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वह कहता है कि उसे खुशियां रिटायर होने के बाद मिलेंगी। और रिटायर होने के बाद वह क्या देखता है? वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने ही पूरी जिंदगी गुजर चुकी है। कुछ लोग अपनी टालमटोल की आदत को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं, मैं बारीकी से सोच रहा हूँ, और 6 महीने के बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है, जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। इस वजह से वे कभी सफल नहीं हो पाते। टालमटोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। ये लोग कहते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ। न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। ये लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं। वर्तमान में जिएं। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हों, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीजें लगी होती हैं कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब है कि इसी दौर में हैं और यहीं हैं। इसलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम ये है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही जरूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या हम मानते हैं, अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो टालमटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द हैं, ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं ये कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो ये काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं, उसे कभी भी कल पर न टालें। बेंजामिन फ्रैंकलिन। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टालमटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। लोग जब कहते हैं, मैं ये काम किसी और दिन करूँगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कुछ लोग इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगें, पर ऐसा कभी नहीं होता।
वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। ये दुखद स्थिति है। टालमटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कह देना चाहिए? तीसरा कदम एहसान मानने का नजरिया बनाएं। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। अपने इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालें। आप कई बार सुनते होंगे कि कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हर जाने के तौर पर लाखों रुपये मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? ऐसा चाहने वाला शायद ही कोई होगा। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन चीजों की ओर हमारी नजर ही नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं जब कहता हूँ कि अपनी दिक्कतों के बजाय सहूलियतों पर गौर करें, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आत्मसंतुष्ट हो जाना चाहिए। एहसानमंद होने के नजरिए का मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं है। यदि मेरी बातों से आपको आत्मसंतुष्ट हो जाने का संदेश मिला है, तो मैं अपनी बात को न समझा पाने के लिए दोषी हूँ और आप दोषी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए। लोग किसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं, ये बताने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर को शराबियों के एक समूह को संबोधित करने के लिए मेहमान वक्ता के रूप में बुलाया गया। वह उनके सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उन्हें यह एहसास हो कि शराब सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। उसने 2 कांच के बर्तन लिए, एक में साफ पानी भरा और दूसरे में शराब भरी। उसने साफ पानी में एक केचुआ डाला, वह आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। फिर उसने एक केचुआ शराब में डाला और वह सबकी आंखों के आगे टुकड़े टुकड़े हो गया। वह ये साबित करना चाहता था कि शरीर के अंदर शराब का ऐसा ही असर होता है। नमूना पेश करने के बाद उसने शराबियों के समूह से पूछा कि उन्हें इससे क्या सील मिली। उसका सवाल सुनकर पीछे बैठे एक शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब ये है कि शराब पीने से हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। क्या उस कहानी का यही संदेश था? बिल्कुल नहीं। किसी बात का मनचाहा मतलब ऐसे ही निकाला जाता है। हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, बल्कि वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमें मिली बहुत सारी नियामतें छिपे हुए खजाने की तरह हैं। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी नियामतों के बारे में सोचना चाहिए। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाएं। आइए पहले हम अपनी कुछ गलतफहमियों को दूर करें। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में मैं अपने श्रोताओं से यह सवाल अक्सर पूछता हूँ, क्या हम स्कूल कॉलेजों में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं? इस बात पर आमतौर पर सहमति है कि वहाँ शिक्षा कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं और ज्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात का गलत मतलब न निकालें। हमें स्कूल कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं हासिल होती हैं। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायने भी समझना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती, तो वह खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें एक स्तर तक नैतिक शिक्षा देनी ही होगी। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसे बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद जरूरी है। हमें ज्यादा अक्षर शिक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उस आदमी की तुलना में ज्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो, पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल न हो। नैतिकताविहीन शिक्षा। विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज्यादा से ज्यादा तलाश है। स्टीवन मूलर, अध्यक्ष,
जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेल की पूरी पटरी ही उड़ा ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह सकता है। ज्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वह ये है कि सीखने के सही तरीके को सीखें। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है। ज्ञान शक्ति नहीं है। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और ये तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता है। दोनों में क्या फर्क है? बेन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई खास फर्क नहीं है। सीखने और खाने में काफी समानता है। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया है, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया है। सच ये है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता है। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं। अपनी शक्ति को बढ़ाना, आत्मानुशासन सीखना, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना, सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है। उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है, तो अज्ञानी बनके देखो। डेरेक बॉक। जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था, और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वह काफी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया, साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइनबोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उसी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे। हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे ये नतीजे निकलते हैं। 1. हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर देते हैं। 2. कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर बैठते हैं। 3. एक इंसान ज्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। 4. अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। 5.
अगर किसी इंसान में आगे दी हुई 5 खूबियां हों, तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है। तारांकन चरित्र, तारांकन प्रतिबद्धता, तारांकन दृढ़ विश्वास, तारांकन तहजीब, तारांकन साहस। 6 कई लोग ज्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जा सकता है, पर दुख की बात है कि इसके बावजूद वे नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल होते हैं। समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेजी से सीखना है। हुनर एक योग्यता है, क्षमता में योग्यता और सीखे गए हुनर को अमल में लाने की इच्छा, ये दोनों बातें शामिल होती हैं। इच्छा वह नजरिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को क्षमतावान बनाता है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन सामर्थ्यवान नहीं होते क्योंकि सही नजरिए के बिना काबिलियत व्यर्थ जाती है। यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, न कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। विंस्टन चर्चिल। शिक्षित होने का मतलब क्या है? हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए? पहले, वे जो रोजाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं और वे जो हालात से सामना होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हों। दूसरे, वे जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है। और आगे, वे जो अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं जो इंसानी फितरत है। और सबसे बड़ी बात है कि वे लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीजों पर खुश होने के बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही होती है। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से एक दो नहीं बल्कि सारे गुण हैं, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी हैं, वे ही सर्वगुण संपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित है। थोड़े में कहें तो पढ़े लिखे वे लोग हैं जो किन्हीं भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता के बजाय गुण को चुनता है, तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां न होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। बहुमुखी शिक्षा क्या है? एक जंगल में कुछ जानवरों में स्कूल शुरू करने का फैसला किया। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली शामिल थी। पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना एवं बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की पाबंदी थी। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी। उसने इस विषय में ए ग्रेड हासिल किया, लेकिन जब बिल खोदने की बारी आए तो वह अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्दी ही उसे उड़ान भरने में भी सी ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में तो वह फेल ही हो गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफी कुशल थी, लेकिन वह तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वह पानी के बाहर निकल ही नहीं सकती थी, इसलिए बाकी सभी विषयों में फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं, उसने फीस भी जमा नहीं की और प्रबंधकों से इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में ए ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह बार बार असफल होता रहा और एक दिन जमीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसे ब्रेन डैमेज हो गया। वह बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा था कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और उसे इस विषय में भी सी ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार ईल को, जिसने हर काम आधे अधूरे ढंग से किया था, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी।
सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उनमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। कुदरत ने हम सभी को कुछ खास क्षमताएं दी हैं। हमिंगबर्ड, गुंजन करने वाली छोटी सी चिड़िया, का वजन 1 तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से ही वह काफी मुश्किल किस्म की कलाबाजियां भी कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंगबर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है, पर वह हवा में ऊंची उड़ान भरने, तैरने या छलांग मारने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12-15 फीट लंबे कदम भर सकता है। अज्ञानता, अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना। बेंजामिन फ्रैंकलिन। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है, जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना करियर बना लेना यकीनन बेवकूफी है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी को शिक्षा मानने की भूल कर बैठते हैं। अज्ञानता वरदान नहीं है, ये तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। अगर अज्ञानता कोई नियामत है, तो ज्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है, तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। समझदारी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं। हम सूचना युग में जी रहे हैं। एक अंदाज के मुताबिक सूचना की मात्रा हर साल दूनी होती जा रही है। सूचनाओं के इतनी सरलता से उपलब्ध होने के कारण इन दिनों अज्ञानता को मिटाना आसान है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें जरूरी चीजों के अलावा बाकी हर चीज सिखाई जाती है। हमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, पर ऐसी बौद्धिक शिक्षा किस काम की, जो इंसान को दूसरों की इज्जत करना और हमदर्दी से पेश आना न सिखाए। हमारे स्कूल ज्ञान के झरने हैं। कुछ छात्र वहां अपनी प्यास मिटाने, कुछ चुस्की भरने और कुछ केवल कुल्ला करने जाते हैं। व्यवहारिक समझ। हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया है। हमारे पास छू, चख, देख, सूंघ और सुनकर महसूस करने की क्षमता है, पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्री भी होती है, जिसे व्यवहारिक समझ कहते हैं। चीजों को उनको वास्तविक रूप में देखने और उनसे संबंधित कार्यवाही को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यवहारिक समझ है। यदि आदमी में व्यवहारिक समझ न हो, तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। जॉन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने बिल नाम के एक और लकड़हारे को भी नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की दिए जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस से पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर खुशी होगी। जॉन वापस लौट आया। उसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद वह ज्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने का सुझाव दिया। उसने कहा, शायद बिल को कुछ मालूम है जो मैं और तुम नहीं जानते। जॉन ने बिल से पूछा कि वह ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। बिल ने जवाब दिया,
मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? पिछली शिक्षा और गौरव का ज्यादा महत्व नहीं होता। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करनी होगी। अपने दिमाग को खुराक दीजिए। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी हर रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इस वाक्य में सबसे अहम शब्द अच्छा खाना और अच्छे विच साथ है। अगर हम अपने शरीर को रोज सड़े गले खाने और अपने दिमाग को पूर्व विचारों की खुराक दें, तो हमारा शरीर और दिमाग बीमार पड़ जाएंगे। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी। शिक्षा एक खजाना है। लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार अभ्यास करके अपने अंदर ताकत का एक भंडार जमा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वे मुकाबले के वक्त करते हैं। बिना अभ्यास के जब भंडार ही नहीं रहेगा तो वे भरोसा किस पर करेंगे? इसी तरह अच्छी सोच वाले लोग अपने दिमाग को रोज शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों की खुराक देकर अपने अंदर उम्मीदों से भरे नजरिए का एक सुरक्षित भंडार जमा कर लेते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि हम सभी को बुराई और नकारात्मक विचारों से सामना होगा। अगर हमारे पास अच्छे विचारों का एक सुरक्षित भंडार होगा तो हम उन नकारात्मक विचारों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना वे हम पर हावी हो जाएंगे। अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे आँखों पर पट्टी बांधकर जिंदगी नहीं बिताते। वे जिंदगी में जीत हासिल करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती हैं, पर वे अपनी मजबूतियों पर ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ हारने वालों को अपनी मजबूतियों का एहसास होता है, पर उनका सारा ध्यान अपनी कमजोरियों पर टिका रहता है। 5वां कदम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। दुनिया हमें ज्यादा अच्छी लगने लगती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह ये है कि हमारी भावनाओं और व्यवहार में सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि हम किसी चीज या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। स्वाभिमान कैसे विकसित करें? अगर हम अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कुछ काम ऐसे लोगों की मदद के लिए करें जो उसका बदला न तो पैसे से नहीं कुछ और देकर चुका सकते हैं। कुछ साल पहले मैंने कैदियों को नजरिया और आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके सिखाने का एक कार्यक्रम चला रहा था। उस दौरान मैंने कुछ हफ्तों में ही इतना कुछ सीखा जितना कि मैं सालों में नहीं सीख सका था। 2 सप्ताह तक मेरे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक कैदी ने मुझे रोक कर कहा, शिव, मैं कुछ ही हफ्तों में जेल से रिहा होने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा कि उसने नजरिया बनाओ कार्यक्रम से क्या सीखा। वह कुछ देर सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा कि वह अब अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा है। मैंने कहा, मेरे लिए इस अच्छा शब्द का कोई मायने नहीं है। मुझे ये बतलाओ कि तुम्हारे व्यवहार में खास बदलाव क्या आया है। दरअसल मेरा मानना है कि यदि सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव न आए तो यह नहीं माना जा सकता कि उसने वास्तव में सीखा है। उस कैदी ने मुझसे कहा कि अब वह हर रोज बाइबल पढ़ता है। तब मैंने उससे पूछा कि बाइबल पढ़ने का उस पर क्या असर पड़ा है। उसने जवाब दिया कि अब वह खुद को खुद अपने साथ और दूसरों के साथ बेहतर महसूस करता है। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने उससे कहा, ये तो ठीक बात है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे। उसने मुझसे कहा कि वह समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करेगा। मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसने फिर वही जवाब दिया। मैंने उससे एक बार फिर पूछा, जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे। जाहिर सी बात है कि मैं किसी अलग जवाब की उम्मीद कर रहा था।
लेकिन इस बार उसने गुस्से से भरी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनूंगा। तब मैंने उसे बताया कि उसके पहले के जवाब और इस बार के जवाब में एक शब्द का अंतर था। पहले उसने कहा था, मैं बनने की कोशिश करूंगा, पर इस बार उसने कहा है कि मैं बनूंगा। इन दोनों जवाबों में कोशिश शब्द का फर्क था। हम कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, वह कोशिश शब्द उसकी जेल वापसी के लिए दरवाजों को खुला रखता। हमारी बातचीत सुन रहे एक दूसरे कैदी ने मुझसे पूछा, शिव, क्या तुम्हें ये सब करने के लिए क्या मिलते हैं? मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ पर जो भावनात्मक संतुष्टि मिल रही है वह पैसे से ज्यादा कीमती है। तब उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आते हो? मैंने कहा, मैं अपने स्वार्थ की वजह से आता हूँ। मैं इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूँ। इस तरह की आत्मसंतुष्टि लाभदायक होती है। संक्षेप में कहा जाए तो हम व्यवस्था में जो लगाते हैं, हमको हमेशा उसका पुरस्कार भी मिलता है, और कई बार तो वह हमारे लगाए गए से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमको लगाते समय बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक और कैदी ने कहा, लोग जो करते हैं वह उनका निजी मामला है। अगर कोई नशीली दवाएं लेता है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम उन्हें उनके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते हो? मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हालांकि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी यह बात मान लूंगा कि उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझे ये गारंटी दे सकते हो कि जब भी कोई नशीली दवाएं खाकर कार चलाएगा तो उसकी कार केवल पेड़ से टकराएगी? तुम इसकी गारंटी दो तो मैं तुम्हारी बात मना लूंगा। अगर तुम ये गारंटी नहीं दे सकते कि उस कार से टकरा कर तुम, मैं या हमारे बच्चे मौत के शिकार नहीं बनेंगे, तो फिर मेरा यकीन करो कि उस बात से मेरा संबंध है। मुझे उस आदमी को सड़क से दूर रखना होगा। यह मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। इस एक जुमले ने फायदे से कहीं अधिक नुकसान किया है। लोग शब्दों की सच्ची भावना की उपेक्षा कर देते हैं और उसका मतलब अपनी सुविधा के अनुसार निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों ने इस जुमले को स्वार्थ से जोड़ दिया है, जिसका बुरा असर न केवल उन पर बल्कि उनके आसपास के पूरे माहौल पर पड़ता है। ये लोग भूल जाते हैं कि हम अलग थलग नहीं रहते हैं। आप जो करते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है और मैं जो करता हूँ उसका असर आप पर पड़ता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि इस धरती में हम सभी की साझेदारी है। हमें जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखना होगा। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, देने वाले और लेने वाले। लेने वाले अच्छा खाते हैं और देने वाले अच्छी तरह सोते हैं। देने वालों में ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान की भावना होती है। उनका नजरिया सकारात्मक होता है। ऐसे लोग समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करने वालों से मेरा मतलब राजनीतिज्ञ बन बैठे उन घटिया दर्जे के पाखंडी नेताओं से नहीं है, जो दूसरों की सेवा करने का नाटक करते हुए खुद अपनी सेवा करते हैं। इंसान होने के नाते लेन देन हम सबको करना पड़ता है, लेकिन ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला स्वस्थ शख्सियत वह होता है जिसे केवल लेने की ही नहीं बल्कि देने की भी आवश्यकता महसूस होती है। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था, तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने ये कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने दिया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। इस पर उस आदमी ने कहा, आपको ये सोचना चाहिए था कि काश मेरा कोई ऐसा भाई होता। पड़ोसी की पत्नी उनकी बातचीत सुन रही थी। उसने बीच में टोक कर कहा, मैं सोचती हूँ काश वह भाई मैं होती। ये सोचने का कितना सकारात्मक नजरिया है। छठा कदम, नकारात्मक असर से बचें। आजकल के नवयुवक बड़े लोगों के व्यवहार और मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। साथियों का दबाव केवल बच्चों और किशोरों पर ही नहीं बल्कि बड़े लोगों पर भी असर डालता है। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में नहीं, धन्यवाद,
कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत नहीं होती। ये नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक सोच वाले लोग। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद ये सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा। उसका कितना बुरा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है। जैसा कि ओलिवर वेंडल होम्स ने कहा है, हमारे जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब में चले जाते हैं। हम अपनी ही दूरदर्शिता की कमी की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे, तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ जुड़ेंगे, तो चिंतक बन जाएंगे। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे, तो देने वाले बन जाएंगे। और अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो वैसे ही बन जाएंगे। जब कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है, तो तुच्छ लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं और उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। हम जब खुद को ऐसे तुच्छ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं, तो हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट था में सिखाया जाता है कि जब कोई हम पर हमला करे, तो उसे रोकने के बजाय अपनी जगह से हट जाए। क्यों? इसलिए कि रोकने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। उसका इस्तेमाल और बेहतर कामों के लिए क्यों न किया जाए। तुच्छ लोगों से उलझने के लिए हमको उनके स्तर तक नीचे उतरना पड़ता है, और वे यही चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके हम उनमें से एक बन जाते हैं। नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए। खुद को नीचे मत गिराए। याद रखिए कि किसी आदमी का चरित्र केवल इस बात से नहीं आंका जाता कि वह कैसी सोहबत में रहता है, बल्कि इस बात से भी आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत नापसंद करता है। धूम्रपान, नशीली दवाएं और अल्कोहल मेरे शराब न पीने की एक वजह ये है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूँ। योजक चिन्ह लेही एस्टर। शराब पीने के बाद आदमी के दिल दिमाग पर कोई रोक टोक नहीं रह जाती और वह मनमानी हरकतें करने लगता है। सफर के दौरान मैंने देखा है कि कुछ देशों में शराब पीना वक्त बिताने का जरिया बन गया है। अगर हम शराब नहीं पीते हैं, तो वे हमें इस तरह देखते हैं जैसे कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। उनका आदर्श ये है, अगर हमारी स्कॉच अच्छी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी अंग्रेजी कितनी बुरी है। अगर कोई बैंकर उनसे पूछे कि आपकी नकद संपत्ति क्या है, तो वे स्कॉच की 2 बोतलें दिखा देंगे। आज के दौर में शराब और सिगरेट पीना शान की बात मानी जाने लगी है। इनकी शुरुआत करते वक्त आदमी सोचता है, पहली बार ही पी रहा हूँ। अगर हम लोगों से पूछें कि वे अल्कोहल, शराब या नशीली दवाएं क्यों लेते हैं, तो वे हमको जश्न मनाने, मजा लेने, दिक्कतों को भुलाने, तनाव दूर करने, तजर्बा करने, दूसरों पर रोक डालने, शराब पीना बिंदास होने की निशानी है, खुद को फैशनेबल साबित करने, मेलजोल बढ़ाने और व्यापारिक मकसद जैसी कई वजहें गिना देंगे। लोग खुद को साथियों की मांग के मुताबिक ढालना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? बस एक जाम, सफर के लिए, केवल एक जाम, मेरी सेहत के लिए,
जैसे जुमले की वजह से साथियों के दबाव में कैसे आ जाते हैं। सामाजिक दबाव की वजह से शराब पीने वालों के अंजाम को इस कविता में बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराबखानों में पी है, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए अपने घर में पी है, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते पीते मैंने अपनी ही सेहत खराब कर ली है। शराब पीकर गाड़ी चलाने से जिंदगियां चली जाती हैं। जेरी जॉनसन ने अपनी किताब इट्स किलिंग आवर किड्स पृष्ठ 15 में अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्टों का हवाला देते हुए लिखा है कि वहां अस्पतालों में दाखिल होने वाले आधे से अधिक मामले अल्कोहल से जुड़े होते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के 1989 के दुर्घटना तथ्य संस्करण के मुताबिक अमेरिका में अल्कोहल पीने की वजह से हर 60 सेकंड में एक दुर्घटना हो जाती है। अश्लील साहित्य महिलाओं और बच्चों को इंसान के स्तर से गिराने का जरिया है। अश्लील साहित्य की वजह से 1. महिलाओं को इंसानी नजरिए से नहीं देखा जाता। 2. बच्चों का यौन शोषण होता है। 3. शादियां टूटती हैं। 4. यौन हिंसा बढ़ती है। 5. नैतिक मूल्यों को मखौल उड़ता है। 6. व्यक्ति, परिवार और समाज नष्ट होते हैं। अमेरिका में हर 46 सेकंडों में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। नेशनल विक्टिम सेंटर, क्राइम विक्टिम रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, सन 1992। नेशनल विक्टिम सेंटर, क्राइम विक्टिम रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, 1992। बलात्कार करने वालों में से 86% लोगों ने स्वीकार किया है कि वे अश्लील साहित्य नियमित रूप से पढ़ते रहे हैं। उनमें से 57% लोगों ने ये भी माना है कि यौन अपराध करते समय उन्होंने अश्लील साहित्य में बयान किए गए दृश्यों की नकल की थी। डॉक्टर विलियम मार्शल 1988। ये देखकर दुख होता है कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए इतना गिर जाते हैं कि अश्लील साहित्य की बिक्री को अपना पेशा बना लेते हैं। नकारात्मक फिल्में एवं टेलीविजन कार्यक्रम आजकल के बच्चों के नजरिए और मूल्यों पर किसी और के बजाय फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों का ज्यादा असर पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में बच्चे हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 20,000 घंटों के टेलीविजन कार्यक्रम देख चुके होते हैं और उनकी आंखों के सामने से 5,000 हत्याओं के दृश्य और अल्कोहल से संबंधित 100,000 विज्ञापन गुजर चुके होते हैं। इन टेलीविजन कार्यक्रमों और विज्ञापनों से संदेश मिलता है कि शराब पीना मौज-मस्ती है, सिगरेट पीना शान की बात है और नशीली दवाओं का तो जमाना है। अगर अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। टेलीविजन धारावाहिक और कार्यक्रम तथा फिल्में शादी से पहले के और शादी के बाद पराये स्त्री पुरुषों के साथ कायम होने वाले शारीरिक संबंधों को बड़े लुभावने अंदाज में पेश करते हैं। इसलिए अगर रिश्तों में प्रतिबद्धता की कमी दिखाई है और तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो हमें इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कच्चे दिमाग वाले लोग मीडिया में देखी सुनी चीजों को ही अपने मानक और मानदंड बना लेते हैं। वैसे एक हद तक इन चीजों का असर हम सब पर होता है। गाली गलौज के इस्तेमाल से यही लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले के पास शब्दों की कमी है, वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसमें आत्मानुशासन की कमी है। रॉक संगीत, कुछ लोकप्रिय गीत अश्लील हैं। हम जो संगीत सुनते हैं या कला के जिन प्रदर्शनों को देखते हैं वह हमारे अवचेतन मन पर असर डालता है। 7वां कदम, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। जो जरूरी है उससे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या नापसंद पर वे हमें करने ही पड़ते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें उसे हमेशा सुख मिलता हो, बल्कि कई बार तो ये तकलीफदेह हो सकता है। लेकिन हम ऐसे जरूरी कामों को पसंद करना सीख लें तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। 8वां कदम, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे, सकारात्मक
काम से करें। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज पढ़ें या सुनें। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो चुका होता है और हमारा अवचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। इससे दिन भर के लिए एक लय बन जाती है और हमारी दिमागी सोच का ताना बाना सही रूप ले लेता है, जिसने हमारा पूरा दिन अच्छा बन जाता है। खुद में बदलाव लाने के लिए हमें सोचे समझे ढंग से कोशिश करनी होगी और पूरे संकल्प के साथ अच्छे विचार और व्यवहार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सकारात्मक विचार और व्यवहार को अपनाने का अभ्यास रोज करें और इसे तब तक जारी रखें जब तक यह आदत न बन जाए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसको शुरुआत फौरन करें। अगर आप अब तक बताए जा चुके 8 तरीकों पर अमल करें तो विजेता बन जाएंगे। जीतने वाला बनाम हारने वाला। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम होता है, हारने वाले के पास हमेशा कोई न कोई बहाना। जीतने वाला कहता है, मैं आपके लिए ये काम कर देता हूँ। हारने वाला कहता है, यह मेरा काम नहीं है। जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई न कोई हल होता है, हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। जीतने वाला कहता है, मुश्किल होने के बावजूद ये काम किया जा सकता है। हारने वाला कहता है, इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है, मैं गलत था। हारने वाला से कोई गलती होती है तो वह कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जीतने वाला वचनबद्ध होता है, हारने वाला खोखले वायदे करता है। जीतने वाले की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वाले के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जीतने वाला कहता है, मुझे कुछ करना है। हारने वाला कहता है, कुछ होना चाहिए। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, हारने वाला टीम के हिस्से करता है। जीतने वाला लाभ को देखता है, हारने वाला तकलीफ को देखता है। जीतने वाला संभावनाओं को देखता है, हारने वाला समस्याओं को देखता है। जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांत में विश्वास करता है, हारने वाला मानता है कि जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, हारने वाला बीते कल को देखता है। जीतने वाला स्थिर स्वभाव वाले तापस्थाई जैसा होता है, हारने वाला तापमापी जैसा होता है। जीतने वाला सोचकर बोलता है, हारने वाला बोलकर सोचता है। जीतने वाला विनम्र शब्दों में कड़े तर्क पेश करता है, हारने वाला कड़े शब्दों में कमजोर तर्क पेश करता है। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से टिका रहता है पर छोटी मोटी चीजों पर समझौता कर लेता है। हारने वाला छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता है लेकिन मूल्यों पर समझौता कर लेता है। जीतने वाला दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास करता है। वह मानता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे व्यवहार की उम्मीद हम दूसरों से अपने लिए नहीं करते। हारने वाला इसमें विश्वास करता है कि दूसरे तुम्हारे साथ कुछ करें उससे पहले ही तुम वह काम उनके साथ कर दो। जीतने वाला काम को अंजाम देते हैं, हारने वाला काम के होने का इंतजार करते हैं। जीतने वाला जीतने की योजना बनाते हैं और तैयारी करते हैं। तैयारी ही मूल मंत्र है, जरूरी कदम। असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका नाश हो जाएगा। बेवरली सिल्स। मैं इस अध्याय को उन 8 कदमों को दोहरा के समाप्त करता हूँ जिनके बारे में चर्चा की जा चुकी है। अच्छी चीजों की तलाश करें। हर काम फौरन करने की आदत डालें। एहसानमंद होने का नजरिया बनाएं। लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम तैयार करें। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। नकारात्मक असर से दूर रहें। जो काम जरूरी हैं, उन्हें पसंद करने की आदत डालें। अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। कार्य योजना। 1. इन 8 कदमों को एक 3-5 के इंडेक्स कार्ड पर लिखें और 21 दिन तक रोज पढ़ें।
इसे पढ़ने के बाद अगले 30 मिनट तक आगे दिए गए सवाल का जवाब सोचें। 2. आप इनमें से हर कदम का घर, काम की जगह, समाज में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? 3. आप खुद में जिन बदलावों को लाना चाहते हैं, उनकी सूची बनाइए। 4. उसके बाद उनमें से हर बदलाव की वजह से खुद और दूसरों को होने वाले फायदे की सूची बनाइए। 5. अंत में एक टाइम टेबल बनाएं और उन बदलावों को लाने का संकल्प लीजिए।